नमस्ते बच्चों, आज आपका स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। विज्ञान की कक्षा में मैं आज आपको कक्षा 8 के पार्ट 2 मानव निर्मित वस्तु के बारे में बताऊंगी। मानव निर्मित वस्तु का एक पार्ट का एक भाग पहले भी हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं क्या हैं, जिसमें मैंने आपको वस्त्र, भवन निर्माण और घरेलू कार्य, कृषि कार्य और औषधि में क्या क्या चीजें हम उपयोग में ला रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। और थोड़ी सी प्लास्टिक पे भी चर्चा की थी आपको कि प्लास्टिक क्या है। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो क्या है कि प्लास्टिक की उपयोगिता क्या है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर है और कांच की अवधारणा मैं आपको बताऊंगी। फिर साबुन और अपमार्जक क्या होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी और उनकी चर्चा हम करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको पहले मानव निर्मित वस्तुओं में बहुत सारी चीजें बताई थी, विभिन्न प्रकार के वस्त्र जो हम उपयोग में लाते हैं। उसके साथ साथ घरेलू कार्य में भी बहुत वस्तुओं का उपयोग हम करते हैं जो कि मानव द्वारा बनी हुई हैं। मानव द्वारा बनी हुई बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने आपको उदाहरण दिए थे, जैसे कि भोजन पकाने के लिए गैस, और खाने को गर्मियों में पानी ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर, और हम अपना मनोरंजन करने के लिए टीवी का इस्तेमाल करना, संगीत सुनने के लिए रेडियो और स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल करना। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी चीजों का आविष्कार करता जा रहा है और धीरे धीरे इतना आविष्कार उसने कर लिया है कि अब आगे उसने प्लास्टिक के बर्तनों का भी निर्माण किया और विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक का उपयोग आजकल हम लोग कर रहे हैं। कई सारी चीजें आपने देखी, कई सारे उपकरण हैं, उपकरण का बाहरी आवरण प्लास्टिक के द्वारा बनाया जाता है। किचन में बहुत सारे बर्तन इस्तेमाल होते हैं जिसमें हैंडल, कुकर देखा है, कुकर का हैंडल, पैन का हैंडल, और आप जो लाइट ऑन करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं वो भी किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक के द्वारा बना हुआ होता है। तो विभिन्न तरह की प्लास्टिक का निर्माण भी मनुष्य ने ही निर्मित किया है। मैंने आपको प्लास्टिक के बारे में बताया था ना कि प्लास्टिक क्या होते हैं। प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, वे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से नरम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। उसी तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इस प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडे करने पर कठोर एवं खुरदुरे हो जाते हैं। इन्हें गर्म करके पूरा मुलायम नहीं किया जा सकता है, इन्हें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब आपने देखा कि प्लास्टिक किस प्रकार की होती है। एक प्लास्टिक जिसको तो हम क्या करते हैं, आसानी से नरम होते हैं और ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर वो कठोर हो जाते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। और जो मुलायम होते हैं और ठंडा करने पर कठोर और खुरदुरे हो जाते हैं और गर्म करने पर पूरा मुलायम नहीं होते हैं, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो दोबारा से उपयोग में नहीं लाए जाते, क्योंकि क्या होता है जब ये ठंडे हो जाते हैं और इन्हें गर्म करते हैं तो ये फिर से कठोर हो जाते हैं और कोई भी आकार में परिवर्तित नहीं होते हैं। अब अगर उदाहरण की बात कर लेते हैं तो जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनके द्वारा क्या क्या बनाया जा सकता है, पॉलीथीन, पीवीसी, खिलौने, कंघियां, बाल्टियां आदि जो हैं थर्मोप्लास्टिक से बने हुए होते हैं। इसी तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या बनता है, टेफलॉन, बेकेलाइट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार प्लास्टिक जो है दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इन दोनों का हम लोग अंतर करते हैं। मान लीजिए कि प्लास्टिक में अंतर करना सीख जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि थर्मोप्लास्टिक क्या है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं वो क्या होते हैं, आसानी से मुड़ सकते हैं, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या आसानी से मुड़ नहीं सकते। आपने कभी स्विच को देखा है कि आप इधर उधर उसको मोड़ दें? हाँ, बाल्टी में अगर आप पानी भरते उसको दबाइए तो वो आसानी से दब जरूर जाती है। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दूसरा अंतर है कि गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ऊष्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि ज्यादा अधिक ताप पर भी वो मेल्ट हो जाते हैं। आपने स्विच का जलना देखा है, जब क्या होता है, जब उच्च ताप दिया जाता है, वायर में स्पार्किंग होती है तो वो स्विच भी जल जाते हैं, वो दोबारा उपयोग में नहीं आते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक की बात कर लेते हैं। जो ये प्लास्टिक होते हैं इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। तो दोनों में एक ये भी अंतर है कि इसका उपयोग किया जा सकता है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसे किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, उदाहरण पीवीसी पाइप और पॉलीथीन।
इसी तरीके से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसको गर्म करने पर केवल एक ही बार सांचे में ढाला जा सकता है, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। और बेकेलाइट और मेलामाइन भी इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं कि यदि आप इन्हें किसी सांचे में डालेंगे तो ये दोबारा से उस सांचे में नहीं ढलेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन सी प्लास्टिक हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है, कि एक बार हम उसको उपयोग में ला रहे हैं तो उसको कई बार उपयोग में ला सकते हैं, और कौन सी प्लास्टिक को हम ज्यादा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक की उपयोगिता पर, क्योंकि प्लास्टिक जो है हमारे वातावरण में क्या करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो प्रदूषण से बचने के लिए हम प्लास्टिक का उपयोग कम ही करें, चाहे वो कोई भी प्लास्टिक हो, चाहे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो या थर्मो प्लास्टिक हो, दोनों तरह की प्लास्टिक का हमें उपयोग कम ही करना है। यदि इनकी उपयोगिता के आधार पर हम देखें तो उपयोगिता के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की पाई जाती है, जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक वे प्लास्टिक होती हैं जो कि अपघटित हो जाती हैं, और जैव अनिम्नीकरणीय प्लास्टिक वो होते हैं जो कि अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें जैव अनिम्नीकरणीय कहते हैं। तो देखा जाए तो जो प्लास्टिक होते हैं वे जैव अनिम्नीकरणीय के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये अपघटित नहीं होते हैं। पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से अपशिष्ट ऐसे होते हैं कि वो जो है क्या होते हैं, जैव निम्नीकरणीय हो जाते हैं जीवाणु द्वारा या वातावरण के प्रभाव के अनुसार, कि कुछ समय के बाद वो अपघटित हो जाते हैं। यदि अभी मैं आपको आगे एक और टेबल दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक या और भी अन्य अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका निम्नीकरण का समय क्या होता है, कि वो अपघटित होने में कितना समय लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि प्लास्टिक का हमें उपयोग कम करना है जिससे कि वातावरण में प्रदूषण कम हो। और मैंने आपको बताया कि वो प्लास्टिक जो आप बार बार उपयोग में ला सकते हैं, उन्हीं प्लास्टिक का उपयोग आप ज्यादा करें। मैंने आपको बताया कि जो थर्मोप्लास्टिक है वो अपघटित हो जाती है, उसका इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं, तो इस प्रकार की प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वगैरह का इस्तेमाल कम करना चाहिए जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आजकल आप मार्केट जाते हैं, आपको सब्जियां वगैरह पॉलीथीन में ही मिल जाती हैं, तो कोशिश ये करिए कि अपने बड़ों को समझाइए कि आप एक थैला लेके जाएं और उस थैले में सब्जियां लाएं, जिससे कि हम प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। कहीं भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हमें कम ही करना चाहिए, उससे वातावरण भी प्रदूषित होता है और सभी पर भी इसका कहीं ना कहीं से प्रभाव पड़ता ही जरूर है, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। कहीं ना कहीं अगर वातावरण में प्रदूषण हो रहा है तो हम लोग उससे शिकार जरूर होते हैं। तो उन चीजों का इस्तेमाल कम करें जो वातावरण में प्रदूषण फैलाते हैं। बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ऐसे अपशिष्ट हैं जो क्या हो जाते हैं, कुछ समय बाद अपहाश्रित हो जाते हैं। उनको समय लगता है अपहाश्रित होने में, लेकिन वो अपहाश्रित हो जाते हैं। और उनकी प्रकृति क्या है उसके बारे में भी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, कि जो होते हैं, कुछ जो है बैक्टीरिया या किसी और अन्य तत्व द्वारा कुछ समय के बाद अपघटित हो जाते हैं और कुछ अपघटित नहीं होते हैं। एक यहाँ पे टेबल दी गई है, इस टेबल को देखते हैं और जानते हैं कि कौन से जो है जैव निम्नीकरण है और जैव अनिम्नीकरण है। जैसे आपके घर में सब्जी और फलों के छिलके बचा हुआ भोजन आती है, वो क्या होता है, 1-2 सप्ताह के बाद वो जैव निम्नीकरणीय हो जाता है। मतलब यदि आप उसको कहीं फेंकते हैं, डालते हैं, तो 1-2 सप्ताह में यह अपघटित हो जाता है और दोबारा से ये वातावरण में इसके चीजें मिल जाती हैं, जिसके द्वारा ये दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। उसी प्रकार से कागज का अपहाश्रित होने में समय लगता है 10 से 30 दिन। 10 से 30 दिन में ये अपने आकार को खो करके, जिससे इसके तत्व हैं वो न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। यदि इसको जमीन में डाला जाता है तो इसके न्यूट्रिएंट सारे जमीन में मिल जाते हैं, ये जैव अपघटित हो जाता है, या ये हम कह लें ये जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आता है, कि इसका भी कुछ समय दिया गया है। हाँ, 30 दिन का समय है, पर ये अपहाश्रित हो जाता है। उसी तरीके से सूती कपड़ा भी अपहाश्रित हो जाता है और उसको कितना समय लगता है, 2 से 5 माह का समय लगता है, और ये भी जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आता है। इस तरीके से लकड़ी भी जो हम उपयोग में लाते हैं उसको भी 10 से 15 वर्ष लगते हैं। आपने देखा है जो लकड़ी हम उपयोग में लेते हैं, अगर वो बची हुई, कटी हुई या कुछ भी लकड़ियां हैं, वो भी निम्नीकरणीय के अंतर्गत आती हैं और कुछ समय बाद वो भी अपहाश्रित हो जाती हैं। ऊनी वस्त्र भी अपहाश्रित हो जाते हैं, ये 1 वर्ष के समय के अंतर्गत में ये अपहाश्रित हो जाते हैं और ये जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं, कुछ मेटल ऐसे हैं, वो किस प्रकार के हैं, जैसे टिन, एल्युमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे हैं।
उन्हें अपहासित होने में तो बहुत समय लगता है। कितना समय लगता है? 100 से 500 वर्षों का। तो इसीलिए कहा जाता है कि चीजों का इस्तेमाल उस हिसाब से आप करें कि यदि वे वेस्ट हो जाएं, अपशिष्ट हो जाएं, तो उनको अपघटित होने में बहुत समय लगता है। ये जैव अनिम्नीकरणी के अंतर्गत आते हैं। ये कह दिया जाए 500 वर्ष तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, कि इनको अपघटित होने में। यदि अगर आपके घर में कोई बर्तन वगैरह टूट जाता है तो वैसे तो मेल्ट होकर के ये दोबारा आकार भी ले सकता है, लेकिन यदि कोई ऐसा है जो डिब्बा या धातु है, तो वो 100 से 500 वर्ष का समय लेता है अनिम्नीकरण के लिए। इसी तरीके से प्लास्टिक की थैलियां हैं, इनको तो बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं, या ये कह दें कि ये अपहासित नहीं हो पाते हैं। इसे जैव अनिम्नीकरणी कहते हैं। तो आपने देखा कैसे कि किस पदार्थ का कितना समय है, कितने समय में ये अपहासित होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हम पदार्थों का इस्तेमाल किस तरीके से करें। जी हाँ, घर में चर्चा आप जरूर करिएगा अपनी माँ से और सबसे, तो जिससे उन्हें भी पता चले, समझ में आएगा कि कैसे हम इन चीजों का इस्तेमाल करें। आगे आते हैं और प्लास्टिक की उपयोगिता के बारे में मैंने आपको बताया। अब प्लास्टिक के उपयोग के आधार पर प्लास्टिक विभिन्न प्रकार के उनके नाम हैं, उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टेराइलोन, मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफलॉन, ये सभी प्लास्टिक के रूप दिए गए हैं। अब इनको विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक को उनके नाम के अनुसार जाना जाता है और इनका उपयोग किया जाता है। देखा जाए तो प्लास्टिक मैंने आपको बताया पॉलीथीन, एक्रिलिक और स्टाइरिलोन, जिससे थर्माकोल बनता है। आप देखते हैं ना, जो थर्माकोल आपने टीएलएम बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं कक्षा में, कि मैम चलिए टीएलएम बनाते हैं, ये थर्माकोल भी एक तरीके का प्लास्टिक ही है। और सामान, जो भी कोई भी चीज आप अगर नई सामान खरीद के लाते हैं तो उसकी पैकिंग भी किस में दी जाती है? थर्माकोल की पैकिंग के अंदर ही होता है। उसके साथ साथ मेलामाइन बर्तन बनाने के लिए उपयोग में लाता है। आपने देखा है कि आपके घरों में बर्तन आते हैं, कुछ कांच के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के भी बर्तन उपयोग में लाते हैं, और मेलामाइन के बर्तन भी उपयोग में लाते हैं। बेकेलाइट, घर में मैंने अभी आपको बताया आपके स्विच हैं, यदि आप कोई म्यूजिक सिस्टम वगैरह उपयोग कर रहे हैं तो उसका जो बाहर का आवरण है वो किसका बना हुआ है? प्लास्टिक वगैरह का ही बना हुआ है। और जो टीवी टीवी में आप मुझे देख रहे हैं, वो जो टीवी है उस टीवी का आवरण भी किसका बना हुआ है? एक प्रकार की प्लास्टिक ही है, जिसके अनुसार आप मुझे उसमें देख रहे हैं। तो देखिए प्लास्टिक की कितनी उपयोगिता है और कितना उपयोग है कि उसके आधार पर आप मुझे उसमें देख रहे हैं। अब आते हैं प्लास्टिक में एक एक प्रकार की प्लास्टिक और उसका क्या उपयोग है उसके बारे में जानते हैं। अब जो पॉलीथीन है उससे क्या बनता है? थैली, न टूटने वाले बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में पॉलीथीन का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से और जो एक्रिलिक है, कार व ट्रकों की खिड़कियों में इस्तेमाल होता है एक्रिलिक कांच का। आपने देखा है ना, जो उसके जो खिड़कियां होती हैं और जो कार के ट्रकों की खिड़कियां लगी होती हैं वो किस प्रकार की प्लास्टिक होती है? कुछ आजकल तो दरवाजों में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करके दरवाजे बनाए जाने लगे हैं। ट्रकों का और कार के शीशे जो हैं एक्रिलिक प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं पॉलीप्रोपिलीन की, जिससे रस्सी, रेशे, मजबूत पाइप बनाने के काम में लाया जाता है। नाली के पाइप आपने देखे हैं जो उपयोग में लाए जाते हैं, वो किस प्लास्टिक के बने हुए होते हैं? वो पॉलीप्रोपिलीन पाइप के प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं प्लास्टिक स्टेराइलोन थर्माकोल की। पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में, खिलौने बनाने में आदि में इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए कितनी सारी प्लास्टिक के, आपने देखा है ना, थर्माकोल के बर्तन भी अब मार्केट में उपलब्ध है जिसमें आप खाना खाते हैं। तो ये स्टेराइलोन थर्माकोल के बने हुए होते हैं। इससे खिलौने भी बनाए जाते हैं। ये है थर्माकोल की शीट जो आपको चित्र में दिख रही हैं, जिनका आप तो अपने कक्ष में उपयोग ही करते हैं। अब बात करते हैं मेलामाइन की। मेलामाइन का उपयोग किसमें किया जाता है? बर्तन बनाने में किया जाता है। मेलामाइन आपने देखा है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं, ये एक तरीके का प्लास्टिक ही होता है जो कि उपयोग में लिया जाता है। अब बात करते हैं बेकेलाइट की। बेकेलाइट से जो है क्या बनता है? बिजली के प्लग, स्विच तथा कंघी, पेन तथा हत्थे बनाने में काम में लिया जाता है। आपके घर में विभिन्न प्रकार के पैन पाए जाते हैं, कुकर का हैंडल है, ये सभी बेकेलाइट प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। एक और प्लास्टिक है, आपके यहाँ नॉन स्टिक बर्तन अब उपयोग में लाया जाता होगा। उस नॉन स्टिक बर्तन को उष्मा प्रतिरोधी करने के लिए इसमें एक परत चढ़ाई जाती है जो टेफलॉन की होती है। वो भी एक तरीके का प्लास्टिक है जो उपयोग में ली जाती है।
ये देखिए नॉन स्टिक बर्तन है कई सारे जो कि उपयोग में लिए जाते हैं। इस नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मा प्रतिरोधित परत चढ़ाई जाती है और ये टेफ्लॉन की बनी हुई होती है। तो आपने देखा कि कैसे विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक हैं जिनका उपयोग हम अपने सहायता के लिए करते हैं। इसी प्रकार से प्लास्टिक के बारे में हमने जाना। आइए जानते हैं कांच के बारे में। आपने कांच को देखा है? जी हाँ, कांच के बर्तन तो हम बहुत उपयोग में लाते हैं। उसके साथ साथ कांच का उपयोग हम कहाँ करते हैं? खिड़कियों में, शीशों में लगाते हैं जिससे कि हम बाहर की चीजों को आसानी से देख सकें। हम कार का उपयोग करते हैं, कार में भी शीशे हैं, बहुत जगह हैं जो शीशों का उपयोग होता है। ये सब किसके बने हुए होते हैं? कांच के बने हुए होते हैं। और जो कांच है, कांच एक कोई यौगिक नहीं है। कांच क्या होता है? कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन होता है। ये किसका विलयन होता है? सिलिकेट का विलयन होता है, जिसमें सिलिका, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, ये सारे मिश्रण मिला करके कांच का निर्माण किया जाता है। कभी आपने अगर कांच की फैक्ट्री में गए होंगे, या जैसे कि फिरोजाबाद में भी कांच की चूड़ियों का निर्माण होता है। फिरोजाबाद तो बहुत प्रसिद्ध है कांच की चूड़ियों के लिए। तो वहां आपने देखा है कि चूड़ियां कैसे बनाई जाती हैं। अगर वहां आप कभी गए हैं, कांच को पिघलाया जाता है। आपने देखा है कांच एक लिक्विड के रूप में बदल जाता है। कांच सॉलिड नहीं होता, क्योंकि लेकिन चूड़ियों को अगर आप देखें तो वो कठोर हो जाती है ना। लेकिन वो कैसे बनती है? वो एक अतिशीतित द्रव्य होती है जो गर्म करने पर नरम हो जाती है। फिर उनको विशेष आकृति में ढाल करके उनको विशेष आकार दे दिया जाता है। फिर वो बाद में कठोर हो जाती है। इस प्रकार हमें देखने में तो वो लगता है कि वो कठोर क्रिस्टली संरचना है, लेकिन वो कठोर क्रिस्टली संरचना नहीं होती है। कांच एक प्रकार का क्या है? अतिशीतित द्रव्य होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कांच क्या है? कठोर ना होकर के हम उसे क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव्य बोलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि कांच की कोई क्रिस्टल संरचना नहीं होती है। गर्म करने पर वह नरम हो जाते हैं और द्रव्य में बदलकर बहने लगते हैं। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। तो आपने देखा, यदि और एक आपको भी मैं वीडियो भी दिखाऊंगी बाद में, जिसमें आप देखेंगे कि कांच के विभिन्न प्रकार के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, कि कांच को कैसे पिघलाया जाता है फैक्ट्री में, पिघलाने के बाद उसको कैसे आकार दिया जाता है, और आकार देकर के विभिन्न रंगों का उपयोग करके कैसे विभिन्न प्रकार के रंगीन कांच बना करके उपयोग में हम लाते हैं। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है गॉगल। देखो, आप में से किसी बच्चे ने लगा रखा होगा ना, जो हम चश्मे का भी उपयोग करते हैं वो भी कांच का बना होता है। विभिन्न प्रकार के कांच का उपयोग करते हैं। जब हम देख नहीं पा रहे होते हैं दूर की वस्तु या पास की वस्तु का, तो विभिन्न प्रकार के कांच का उपयोग करके हम देखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आपने देखा कितना उपयोगी कांच है हमारे लिए। तो इस प्रकार आपको मैंने बताया कि कांच क्या है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ये एक तरीके का क्रिस्टली संरचना नहीं होती, ये ठोस भी नहीं होता उतना। ये कैसा होता है? ये अतिशीतित द्रव्य होता है, जो कि जब नॉर्मल टेम्परेचर पे आता है तो ये आकार में ठोस बन जाता है। और विभिन्न प्रकार के कांच के बर्तन हम घरों में उपयोग में लाते हैं, चाहे वो चाय पीने के लिए हो, चाहे वो पानी पीने के लिए हो, चाहे पानी की बोतलें हो, खाना परोसने के लिए प्लेट्स हो सकती हैं, कटोरियां हो सकती हैं, या बहुत सारी चीजें जो आपने देखा होगा। विभिन्न प्रकार की कांच की बरनी होती हैं, कांच की शीशियां होती हैं, जिसमें हम चीजों को समेट के रखते हैं। कोई दाल है, चावल है, आपने देखा होगा कांच के बड़े बड़े बर्तन होते हैं जिसमें हम उस चीज को रखते हैं। तो आपने देखा कि कांच हमारे लिए कितना उपयोगी। अब बात करते हैं कि कांच कितने प्रकार के होते हैं और उनको संरचना के आधार पर कितने प्रकार में बांटा जाता है। तो कांच को गुणों के आधार पर कांच 3 प्रकार के होते हैं और संरचना के आधार पर ही इनको बांटा जाता है। तो कांच कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। साधारण कांच, जिसे मृदु कांच भी कहते हैं, कठोर कांच, फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच। क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो कांच है वो आप उपयोग में लाते हैं, और विभिन्न प्रकार के कांच उपयोग में लाते हैं, तो इनको उनकी संरचना के आधार पर ही बांटा जाता है। जो साधारण कांच और मृदु कांच होता है वो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत, बोतल, परखनली, खिड़की के शीशे आदि किसके बने हुए होते हैं? मृदु कांच या साधारण कांच के से बने हुए होते हैं। ये किसका बना हुआ होता है? सोडियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। जब कठोर कांच की हम बात करते हैं तो ये पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत का मिलाकर के बनाया जाता है। और इसके द्वारा, कठोर कांच के द्वारा कौन कौन से उपकरण बनते हैं? बीकर, परख नली, प्रयोगशाला के उपकरण आप लेबोरेटरी में उपयोग में लेते हैं ना। देखा है ना आपकी जो साइंस किट है, क्यों 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चों ने देखी हुई है ना। साइंस किट है, उसमें बहुत सारे उपकरण हैं जो आप उपयोग में लाते हैं। जी हाँ, वो कठोर कांच के ही बने हुए होते हैं। अब बात करते हैं फ्लिंट या प्रकाशीय कांच की।
फ्लिंट और प्रकाशिक कांच कौन से होते हैं? ये सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट और बोरिक एसिड, सिलिका के मिलकर के बनाए जाते हैं। तो फ्लिंट कांच किससे बनाया जाता है मिलकर के? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका को मिला करके फ्लिंट कांच या प्रकाशी कांच बनाया जाता है। जितने भी प्रकाशी उपकरण हैं, जैसे कि प्रिज्म या प्रकाशिक यंत्र या चश्मे की लेंस, ये सभी किसके बने हुए होते हैं? फ्लिंट या प्रकाशी कांच के बने हुए होते हैं। जी हाँ, आपका चश्मा किसका बना हुआ है? प्रकाशी कांच का बना हुआ है। तो आपने इस तरीके से देखा कि कितने प्रकार के कांच पाए जाते हैं और सबकी संरचना क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, साधारण कांच सोडियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, कठोर कांच पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत का बना हुआ होता है, फ्लिंट और प्रकाशी कांच जो है सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका से मिलकर के बनाया जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो साधारण कांच है उससे क्या बनते हैं? बोतल बनते हैं, विभिन्न प्रकार की दूध रखने वाली बॉटल्स भी बनाई जाती हैं। अब कठोर कांच की बात कर लेते हैं। तो कठोर कांच के द्वारा आप देख रहे हैं ना, प्रयोगशाला के ये उपकरण है, तो ये प्रयोगशाला के उपकरण कठोर कांच के द्वारा बनाए जाते हैं। ये हो गई प्रयोगशाला। और खिड़कियां हैं, ये सारी किसके द्वारा बनती है? कठोर कांच के द्वारा बनाई जाती हैं। जब आप कहीं होटल में जाते हैं तो बहुत बड़ा सा दरवाजा खोलते हैं, वो भी कठोर कांच के द्वारा बना हुआ होता है। उसके बाद आते हैं फ्लिंट कांच पर। फ्लिंट कांच किसका बना हुआ होता है? फ्लिंट कांच बना हुआ होता है, किसका बनता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका का मिलकर के बनाते हैं। इसके द्वारा क्या बनता है? इसके द्वारा जो है प्रिज्म बनता है। प्रिज्म के साथ साथ जितने भी हमारे प्रकाशी यंत्र हैं वो भी हमारे किसके बनते हैं? प्रकाशी कांच के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये दूरदर्शी है, जिससे हम दूर की चीजों को देखते हैं, आकाशीय पिंडों और उसके बारे में देखते हैं। तो ये सभी इसके जो लेंस वगैरह होते हैं वो किसके बनते हैं? प्रकाशी कांच के द्वारा बनते हैं। आइए बात करते हैं चश्मे कि धूप में हम चश्मे क्यों लगाते हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी जो होती है उसमें पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं। इनको रोकने के लिए ही हम चश्मों का इस्तेमाल करते हैं कि ये हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचा सकें। आइए बात करते हैं कि धूप के जो चश्मे होते हैं वो सूर्य की रोशनी से हमें बचाते हैं। इस कांच, क्योंकि ये किस प्रकार का कांच है? इसमें थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। क्योंकि जो हम चश्मे यूज करते हैं, आपने देखा है वो विभिन्न रंगों के होते हैं, कुछ हरे होते हैं, कुछ लाल होते हैं, कुछ नीले होते हैं। तो वो किस कारण से होते हैं? क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ ऑक्साइड, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड मिला दिया जाता है। सीरियम ऑक्साइड है जो उस कांच को रंगीन कर देता है। जब ये धूप से छाया से धूप में आते हैं, क्योंकि धूप की जो किरणें होती हैं वो हमारी आंखों में ना पड़े और आंखें हमारी सुरक्षित रहें, तो इस प्रकार से इसमें वो केमिकल डाल के बनाया जाता है कि जब वो पराबैंगनी किरणों में आती तो वो अपना रंग का परिवर्तन कर लेती हैं। अब छाया में सिल्वर आयोडाइड पुनः सहयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। जब आप धूप से छाया में जाते हैं तब कैसे परिवर्तित हो जाता है कांच का रंग? क्योंकि जो इसमें सिल्वर तथा आयोडाइड है वो पुनः सहयोग करके सिल्वर आयोडाइड बना लेता है, जिससे कि ये पहले की तरह हल्के हो जाते हैं। अब कौन कौन से रंग मिलाकर के कांच को रंगीन किया जाता है उसको देख लेते हैं। कौन सा धात्विक ऑक्साइड मिलाया जाता है कि कांच का रंग बदल जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं तो नीला रंग हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं तो हल्के नीले रंग का कांच हो जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं तो हल्के हरे रंग का हो जाता है, सीरियम ऑक्साइड तथा क्यूप्रक ऑक्साइड मिलाते हैं तो कांच पीले रंग का हो जाता है। तो इस प्रकार से इन ऑक्साइड को मिला करके कांच का रंग परिवर्तित किया जाता है। बात करते हैं मृतिका की। उच्च ताप पर पके हुए बर्तन बहुत सारे हम घरों में उपयोग में लाते हैं। मटकियां हैं, पानी पीने के लिए बोतल है, ये सभी क्या कहलाते हैं? मिट्टी के बने हुए बर्तन मृतिका कहलाते हैं। और ये विशेष प्रकार की मिट्टी जो कुम्हार होते हैं अपने चाक पर बनाते हैं और इनको आग में पकाने के बाद ये लाल रंग का बर्तन ही मृतिका कहलाता है, जिसे हम उपयोग में लाते हैं। और आजकल आपने देखा होगा कि बाजार में इन्हीं चीजों का चलन है। मिट्टी के बर्तनों में बनाने से कहते हैं खाना बहुत हाइजीनिक होता है और बहुत ही स्वच्छ होता है, तो इनका उपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है। अब साबुन की बात करते हैं। साबुन जो है वसी अम्लों से मिलकर के बना हुआ है। साबुन और ग्लिसरीन के द्वारा मिलकर के बनाया जाता है। ये वनस्पति तेल, वसा और कास्टिक सोडा के जली विलयन को गर्म करके हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा धोने और नहाने के लिए विभिन्न प्रकार के साबुन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि ये जली घोल को इसका जो क्षारीय घोल होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये साबुन किस प्रकार का साबुन है। और ये साबुन क्या करता है? जल में मिलकर के झाग का उत्पन्न करता है। अपमार्जक
क्योंकि साबुन तो हम बहुत सारे उपयोग में लाते हैं, उसके द्वारा उसके साथ साथ अपमार्जक वो होते हैं जो मैल मिट्टी को पृष्ठ से निकालते हैं। इनमें इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि बहुत ज्यादा कि कठोर पानी में भी जो मैल वगैरह होता है उसको आसानी से ये निकाल लेते हैं, क्योंकि जो साबुन है वो तो साधारण मृदु जल में उपयोग में लाया जाता है, और जो मार्जक होता है उनका जो है पृष्ठ संक्रियक होता है, जिसके द्वारा ये सफाई की क्षमता होती है, और ये एल्किल बेंजिल सल्फोनेट के बने होते हैं। अपमार्जक जो है कठोर जल में धुलाई का कार्य करते हैं। तो अब एक एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाक्यों की पूर्ति का है, इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको पूर्त करना है शब्दों को लेकर। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, ये 1 नंबर का है, बर्तन बनाने में किया जाता है। सूत, रेशम, ऊन क्या है? प्राकृतिक रेशम में है। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों को आंखों से बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति की तेल की क्रिया से साबुन बनता है। रेशों से बने कपड़े अत्यधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशों से बने हुए कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने अपनी वस्तुओं को कैसे उपयोग में लाना शुरू कर दिया है, और उपयोगिता के आधार पर ही हम इनका कितना उपयोग करते जा रहे हैं। पर यह भी ध्यान रखना है कि कौन हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखता है और कौन नहीं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें चीजों का इस्तेमाल करना है। आज के लिए इतना ही। तो बच्चों, अब पाठ को पढ़िएगा और मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में आप पाठ से और अच्छा समझ पाएंगे। धन्यवाद।